अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 करने में हमारे पास सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो हाफ पोर्शन इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से रिलेटेड है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ मैटर्स की 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड्स। तो आधे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड लेटर ऑन फिर हम देखेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स मुझे ऐसी फ्लूइड उसको बोलते हैं फिजिक्स की सेंस में जो भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती है। गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, लिक्विड्स भी जा सकते हैं। तो गैसेस और लिक्विड्स को आप फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आधे चैप्टर में हम लोग सॉलिड्स पढ़ेंगे और बाकी रिमेनिंग चैप्टर में हम लोग गैसेस और लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये पहले सिर्फ और सिर्फ ना वैसे ही इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, बातें की हुई हैं। हम लोग इस को एक दफ़ा देख लेते हैं। कहते हैं मटेरियल्स हैव स्पेसिफिक यूसेज डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़। कहते हैं मटेरियल्स को हम लोगों ने कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उनकी जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। कहते हैं प्रॉपर्टीज़ में हम लोग यूजुअली देखते हैं हार्डनेस को, कि अगर कोई मटेरियल है वो कितना हार्ड है, सॉफ्ट तो नहीं है। उसके हिसाब से हम फिर देखते हैं कहाँ पे हमने सॉफ्ट को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमने हार्ड को इस्तेमाल करना है। फिर हम डक्टिलिटी मतलब होता है, डक्टाइल का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस वो फोर्स को कितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर उसके ऊपर फोर्स कोई लगाई जाए किसी मटेरियल के ऊपर, कोई इसमें चेंज तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितना आएगा। मैलेबिलिटी होती है कि हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करवाना, लाइक हम लोग सोने की एग्जांपल लेते हैं, उसको हम लोग फोर्स वगैरह अप्लाई करके ना उसको अपनी मर्जी के डिजायर शेप्स में कन्वर्ट करवाते हैं। कभी हम उससे रिंग्स बना रहे होते हैं, कभी उसको प्लेन शीट्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसको होता है कि आपने उसको थिन शीट में या अपनी मर्जी की किसी भी शेप में कन्वर्ट करवाना होता है, ठीक है। तो आप कैसे इजीली किसी भी मटेरियल को फोर्स अप्लाई करके शेप्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा मटेरियल कहाँ पे इस्तेमाल करना है। वट मेक्स अ मेटल हार्ड एंड अदर सॉफ्ट, वो यही बात करें कि इन 3 चीज़ों के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमने हार्ड मटेरियल लेना है, कहाँ पे लेना, और अगर सॉफ्ट है तो कैसे, मतलब इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा सॉफ्ट है या कौन सा हार्ड है। और कहते हैं हम बात करें कि अगर हम लोगों ने और उनको वहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कहते हैं हम लोग को जो मटेरियल के बेसिकली सॉफ्ट या हार्ड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मटेरियल्स का सॉफ्ट या हार्ड होना बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि उन मटेरियल्स के अंदर एटम का स्ट्रक्चर क्या है, जो एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग किस तरह की है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। तो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग की रीज़न क्या टाइप के ऊपर हमारे पास कोई भी मटीरियल जो होता है वो सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है। तो हमारे पास बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं सॉलिड्स में किस तरह से एटम्स जो है अरेंज होते हैं, उनमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है। सिमिलरली ये हाफ चैप्टर हमारे पास फ्लूइड सॉलिड से रिलेटेड होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं, उनमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है, जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है या हार्ड है। कहते हैं इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हाफ में स्टडी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। कहते हैं जो फ्लूइड्स की स्टडी है वो कंपैरेटिवली हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग कुछ अजम्पशंस लगा के, कुछ हम कह लें आइडियलाइज सिचुएशन कंसीडर करके हम उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, और उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बर्नौली इक्वेशन एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा, इसको ऐसा याद नहीं करना। वो सिर्फ ये बता रहा है कि कोई सा भी मटीरियल सॉफ्ट या हार्ड कब होता है, ये डिपेंड करता है कि एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग किस तरह से है और एटम्स का स्ट्रक्चर किस तरह, मतलब किस तरह से वो आपस में पड़े हुए हैं, ठीक है। और कोई सा भी मटेरियल हमने इस्तेमाल करना है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, हार्डनेस के ऊपर, डक्टिलिटी के ऊपर, मेलेबिलिटी के ऊपर, कि वो कितना हार्ड है, डक्टाइल कितना है। ये हम आगे डिटेल में भी देखेंगे इन टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि मटीरियल्स को हमने यूज़ कहाँ पे करना होता है, वो डिपेंड करता है उनकी इन 3 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। उसके अलावा कोई सा भी मटीरियल सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी बॉन्डिंग के ऊपर। तो ये 2 लाइनें कर लीजिएगा, 3 बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट इनको। आगे हमारे पास कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है। हमने सॉलिड्स को 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, अमार्फस सॉलिड्स में, और लास्ट पे पॉलीमेरिक में, जिसको हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन भी कहते हैं,
ठीक है। इनको आज दोबारा से देखते हैं फर्स्ट ईयर में अगेन, थोड़ा सा कह लें एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारे पास क्रिस्टलाइन अमॉर्फस या पॉलीमेरिक के कौन से होते हैं। क्रिस्टलाइन हमें नेम से आइडिया हो रहा है, कहता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम की। द नंबर ऑफ एवरी एटम आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न दैट कंसिस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल। एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, हर नेबर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक अरेंज वे में अरेंज्ड होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। लाइक मुझे ये देखें, ये आपको दिखाया हुआ है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कि हमारे पास एटम्स जो है वो रेगुलरली अरेंज्ड है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हर एक का नेबर जो है, इसका नेबर है वो भी एक रेगुलर वे में अरेंज्ड है, इसका नेबर वो भी एक रेगुलर वे में अरेंज्ड है। तो इस तरह से अगर एटम्स जो है वो एक रेगुलरली पैटर्न में अरेंज्ड हो तो हम कहते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। कहते हैं बहुत सारे सॉलिड्स हैं लाइक मेटल, सिरामिक्स हैव ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। दिस मीन्स दैट देयर एटम्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। कहीं पे भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा इसका मतलब है वहाँ पे एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, कहते हैं अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को स्टडी करना हो ना, उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? एक्सरे डायफ्रैक्शन, इसकी शॉर्ट फॉर्म मुझे इसको XRDB बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए एक एक्सरे डायफ्रैक्शन होती है और दूसरी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए हम लोग क्रिस्टल्स को स्टडी करते हैं। अभी सिर्फ आप इस लेवल पे सिर्फ इनके नाम याद रखिएगा, MCQs में भी ये बन सकते हैं कि आपने क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी दो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक एक्सरे डायफ्रैक्शन होती है और दूसरी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन का मतलब होता है उसके ऊपर मतलब कोई क्रिस्टलाइन मटीरियल है, लाइक ये वाला क्रिस्टलाइन मटेरियल है, इसके ऊपर एक्सरेज को फॉल करवाया जाता है। एक्सरेज आके फॉल करके डायफ्रैक्ट हो जाती है अपने ओरिजिनल पार्ट से। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक है। और दूसरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन मटेरियल के ऊपर, तो उसकी कह लें कि उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है। तो ये बेसिकली दो टेक्निक्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। आपने सिर्फ इनके नेम याद रखने हैं, बाकी इसको डिटेल में नहीं करना। इट शुड बी नोटेड दैट एटम्स मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टलाइन आर नॉट स्टैटिक। कहते हैं इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन, यहाँ पे एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड है। अब ये स्टैटिक पे नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है हरकत नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे। ये स्टैटिक नहीं होते, बल्कि ये अपनी ही जगह पे आगे पीछे जो है ना वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है ना, मुझे जो शो कर रहा होता है वो NaCl होता है। NaCl में सोडियम और क्लोरीन के एटम्स होते हैं ना वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, मतलब एक तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारे पास रेड रेड वाले छोटे छोटे डॉट्स हैं ये सोडियम है, और ये जो हमारे पास बड़े वाले हैं ये क्लोरीन आयन के। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ आपस में जुड़े होते हैं। कहते हैं ये हमारे पास जाते हैं ना, ये सारे के सारे स्टैटिक नहीं होते, बल्कि ये अपने ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो इनका एम्पलीट्यूड भी कुछ ना कुछ फिक्स होता है। ठीक है, अगर मैं इनकी आपको वाइब्रेशन दिखाऊं किस तरह से होती है, लाइक ये देखिए, ये मेरे पास ना NaCl का स्ट्रक्चर है जिसमें एटम्स जो है ना बड़ी तरतीब के साथ अरेंज है। एक हमारे पास क्लोरीन का, एक सोडियम का, क्लोरीन का, सोडियम का, और ये देखिए बड़ी तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनकी वाइब्रेशन अपने एक एटम की अपनी जगह पे वाइब्रेशनल मोशन किस तरह से होती है, ये स्टैटिक नहीं होते बच्चे, ये मूव कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, ये इनकी कॉन्टिन्यूसली मोशन होती है अपनी ही जगह के अराउंड अबाउट्स। ठीक है, इस तरह के मोशन को ना हम लोग वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। लेकिन कहते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो अपनी जगह पे जो आगे पीछे मूव कर रहा था, फॉर एग्जांपल ये वाला एटम, ये जो आगे पीछे मूव कर रहा था, अगर मोशन उसकी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसकी मोशन में भी ज़्यादा हो जाए, ये यहाँ तक चला जाए। जब यहाँ तक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से लैदा हो जाएगा। तो हम कहते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे मे भी उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। वो जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो मे भी वो वहाँ से ज़्यादा ये वाली फोर्स है वो ब्रेक हो जाए, वो टूट जाए। ठीक है, इट इज़ एटॉमिक पोजीशन विच आर परफेक्टली ऑर्डर्ड। वो यही बात करें, इसमें एटम जो होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, वो मतलब उनमें प्रॉपर अरेंजमेंट हुई होती है। तो कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन एटम मॉलिक्यूल्स आयंस मेंटेन द स्ट्रिक्ट। कहते हैं इनके दरमियान, एटम्स के दरमियान जो है बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से वो एक अरेंज वे में एक दूसरे के साथ अलाइन हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एवरी क्रिस्टल देयर इज अ टेम्परेचर एट व्हिच वाइब्रेशंस बिकम ग्रेटर देन स्ट्रक्चर। मैंने वही बात की है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मे भी जो इसकी वाइब्रेशन मोशन है, पहले अगर वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा था अपनी जगह के आगे पीछे थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ मे भी वो ज़्यादा आगे चला जाए, ज़्यादा आगे जाए तो मे भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए और यहाँ से ये फ्री हो जाए। तो वो कहते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कि एज सच दैट वाइब्रेशन बिकम ग्रेटर देन दी स्ट्रक्चर
सडनली ब्रेक, उस पॉइंट पे क्या होगा, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और हम कहेंगे कि जो सॉलिड है वो मेल्ट हो गया, क्योंकि एटम्स अलग-अलग हो गए। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो ये जो ट्रांजिशन होती है ना, ये बड़ी अब्रप्ट होती है। अब्रप्ट का मतलब होता है सडन होता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा वो हमारे पास सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, क्योंकि एटम्स अलग हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है बच्चे, क्वार्ट्स आ जाता है, कैल्साइट आ जाता है, शुगर, माइका और डायमंड। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं जो हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं। ये हमारे पास बच्चे क्वार्ट्स होते हैं, जो एक मटेरियल होता है, यूजुअली स्पेसिफिक किस्म का एक मिनरल होता है। वो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये इसमें जो एटम्स होते हैं ना वो बड़े रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, तो ये उसमें क्रिस्टलाइन में आ जाएगा। इसके अलावा ये माइका होता है, ठीक है। ये भी एक स्पेसिफिक टाइप का मिनरल होता है। इसे ना बड़ी बारीक सी थिन थिन सी ना शीट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। ये देखिए, इसे शीट्स बनाई जा सकती हैं फ्लेक्सिबल टाइप की, तो ये उस केस में आ जाता है। ये कैल्साइट होता है, ये भी एक स्पेसिफिक किस्म का होता है हमारे पास मटेरियल, जिसको ना हम लोग यूजुअली कह लें बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर में। डायमंड का तो हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, रिपीटेडली हम लोगों ने देखा हुआ है डायमंड का स्ट्रक्चर। अगेन मैं आपको दिखा भी दूँ, ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एटम्स जो है बड़ी तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा आपने शुगर देखी होगी, चीनी को यूजुअली बोलते हैं, उसमें भी एटम्स जो होते हैं वो तरतीब के साथ अलाइंड होते हैं। तो ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्रिस्टलाइन की, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन को पहले डिफाइन किया गया है, उसके बाद बताया गया है कि क्रिस्टलाइन में एटम्स किस तरह से जुड़े होते हैं, आइदर वो स्टैटिक होते हैं या नहीं। फिर बताया गया है कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है। फिर ये है कि अगर सॉलिड को आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट करवाना है तो टेम्परेचर देंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, मतलब उनकी वाइब्रेशन मोशन अगर बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब है ज़्यादा दूर अगर वो चला जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है। अब अमार्फस हमारे पास वो हो जाता है कि जिसमें एटम्स क्रिस्टलाइन में तो रेगुलरली अरेंज थे, यहाँ पे किसी किस्म की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे ये कह रहा है अमार्फस का मतलब ही ये है विदाउट फॉर्म, विदाउट स्ट्रक्चर। तो अमार्फस सॉलिड्स होते हैं जिसमें किसी किस्म की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। तो हम कहते हैं अमार्फस सॉलिड्स होते हैं ना वो ऐसा लग रहा होता है कि लिक्विड्स है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली बच्चे हम लोग यही बात करते हैं लिक्विड्स में हमारे पास ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो अगर अमार्फस सॉलिड्स में भी ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होता तो इसलिए हम कहते हैं मे बी ये भी लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, या लिक्विड की तरह इसको कंसीडर किया जा सकता है। कहते हैं हम लोग सॉलिड्स में पढ़ते हैं ना कि एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। लिक्विड्स की हमारे पास क्या होता है, एटम्स होते हैं ना वो उनमें ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होती। तो वो कहते हैं हमारे पास अमार्फस सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जैसे लिक्विड हो और इसको जहाँ पे हमारे पास रैंडम अरेंजमेंट है एटम की, आपने इसको यहीं पे फ्रीज करवा लिया हो और जहाँ पे जो एटम हो वो वहीं पे पड़ा फ्रीज हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास अमार्फस सॉलिड में आ जाता है। तो वह हम पे यही बात कर रहा है कि हमारे पास ऐसा लग रहा होता है कि लिक्विड्स है, लेकिन लिक्विड को उसी हालत में फ्रीज करवा लिया गया है। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल जहाँ पे मौजूद है, एटम जहाँ पे मौजूद है वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये फ्रोजन लिक्विड है, ठीक है। तो इसके अलावा कहते हैं इसकी एग्जांपल जो मोस्ट कॉमनली ली जाती है वो ऑर्डिनरी ग्लास की ली जाती है। जो ग्लास होता है ना हमारे पास उसमें एटम्स का कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं हमारे पास जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है उसमें हमारे पास किसी किस्म का एटम का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। अब ग्लास तो सॉलिड है लेकिन इसमें एटम का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये अमार्फस है, ठीक है। विच इज सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। इसको जब मेल्ट करवाया जाता है तो कहते हैं पहले ये पेस्ट लाइक मटेरियल में बनता है, फिर ये लिक्विफाई होता है और तकरीबन कितने टेम्परेचर के ऊपर, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, ठीक है। जब ग्लास को मेल्ट करवाया जाता है ना पहले ये एक गाढ़ा सा पेस्ट होता है, फिर मजीद इसको टेम्परेचर देंगे, फिर ये हमारे पास लिक्विफाई होता है, ठीक है। दी अमार्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड दी ग्लासी सॉलिड्स। मैंने इसकी एग्जांपल आपको एक ऑर्डिनरी ग्लास की दी है इसलिए इसको ग्लासी सॉलिड्स भी बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल प्लास्टिक इसमें आ जाता है। मुझे डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब ये पहले पेस्ट में कन्वर्ट होते हैं फिर ये मेल्ट होते हैं, तो इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल प्लास्टिक्स की आ जाती है जिसमें वाटर बॉटल यूजुअली आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्लास की आ जाती है जैसे भी ग्लास की मैंने आपको दी है, और फ्यूज सिलिकॉन की आ जाती है, ठीक है। ये फ्यूज सिलिकॉन भी बच्चे ग्लास लाइक की मटेरियल होता है, ठीक है, ये भी अमार्फस में ही होता है। तो इसमें हमने देखा कि अमार्फस सॉलिड्स होते क्या है, मतलब उनकी डेफिनेशन देखी, फिर उनकी एग्जांपल देखी, फिर हमने देखा कि हमारे पास ग्लासी जो सॉलिड्स भी इनको बोला जाता है। अमार्फस सॉलिड्स का बच्चे दूसरा नेम ही एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी डिफरेंट हमने एग्जाम्पल्स देखी। अब पोली का मतलब होता है बच्चे जो एक से ज़्यादा, मैरिक का मतलब है जो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। तो सॉलिड्स हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं। पॉलीमेरिक सॉलिड्स ऐसे होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो, मतलब एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल से
से मिलकर बने हो। तो यहाँ पे ये कह रहा है पॉलीमर्स आर सॉलिड्स मटेरियल विद अ स्ट्रक्चर दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द ऑर्डर्ड एंड, कहते हैं जो पॉलीमेरिक होते हैं इनका स्ट्रक्चर कभी ये ऑर्डर्ड इनका स्ट्रक्चर होता है, कभी ये डिसऑर्डर्ड में होता है, मतलब ये क्रिस्टलाइन भी होते हैं, ये मार्फस भी होते हैं, दोनों के दरमियान में होते हैं, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइज एज पार्शली आर पोरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, के मतलब ये कभी क्रिस्टलाइन होते हैं पार्शली और कभी पोरली, मतलब ये कभी क्रिस्टलाइन होंगे कभी नहीं होंगे, ठीक है। पॉलीमर्स होते क्या है, कहते हैं पॉलीमर्स फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक मटेरियल, कहते हैं इसमें क्या होता है यूजुअली हमारे पास लार्ज बड़े बड़े ग्रुप मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक रबर आर टर्म्स आर दी पॉलीमर्स, इसमें प्लास्टिक्स यूजुअली आ जाते हैं, सिंथेटिक रबर्स वगैरह हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह में आ जाती हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है कि जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर जो है ना वो एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और उन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें CH2 है, ये कंबाइन होकर CH2 फिर CH2 फिर CH2, तो ये छोटे छोटे CH2 कंबाइन होकर एक लंबी चेन बना देंगे। तो इस तरह से जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लंबी चेन बना देते हैं, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इसको पॉलीमर कहते हैं। These materials have a relatively low स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनकी मतलब जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनका मास होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम होता है। डेंसिटी के पीछे हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं, मास ओवर वॉल्यूम पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम कहते हैं वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों? क्योंकि इनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है। एंड येट एग्जिबिट गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, लेकिन इनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वेट इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली बच्चे हम लोग शॉपिंग बैग की बात करते हैं तो ये बहुत लाइट इन वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, लेकिन आप इनमें काफ़ी ज़्यादा भारी चीज़ जैसे 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी वो एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं। तो हम कहते हैं इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। कहते हैं पॉलीमर्स होते हैं ना यूजुअली कंसिस्ट होते हैं ये इनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और दूसरे जो मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स दोनों पाए जाते हैं। जैसे ये देखें इसमें कार्बन हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स मिल के लंबी चेन बना रहे हैं, इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली जो लंबी चेन बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मेटालिक भी हो सकते हैं नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं, वो सारे हमारे पास कम्बिनेशन कर रहे होते हैं कार्बन के साथ। अभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने किया, फिर मैं भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन कर रहा हूँ एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसमें पॉलीथीन आ जाते हैं, पॉलीस्टाइरीन आ जाते हैं, नाइलन आ जाते हैं। अच्छा पॉलीथीन मैंने आपको अभी दिखाया कि ये जो हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं इनको पॉलीथीन बैग्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास पॉलीस्टाइरीन होते हैं, ये जो आप डिस्पोजेबल कप प्लेट्स और ये बिरयानी का डिब्बे इस्तेमाल करते हैं इनको पॉलीथीन बैग्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नायलन होता है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म का धागा होता है जिससे आप डिफरेंट कपड़े ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इसको नायलन बोलते हैं। तो ये सारे जो है ना ये सारे पॉलीमर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कहते हैं नेचुरल रबर इज कंपोज्ड इन द प्योर स्टेट इंटायरली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कहते हैं जो हमारे पास नेचुरल रबर होती है ना वो हमारे पास उसका जो वो भी एक पॉलीमर है, लेकिन उसका ये होता है जो केमिकल फार्मूला C5H8 इंटू एन, मतलब ये वाला C5H8 जो है ना ये कंबाइन होकर काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक लंबी चेन बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीमर का टॉपिक था जिसमें हमने पॉलीमर देखा कि वो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, मार्फस भी हो सकते हैं, फिर पॉलीमर्स बनते हैं कैसे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। इनकी हाई स्ट्रेंथ और वेट रेशियो होती है जिसमें मेन हमारे पास कार्बन होता है जो किसी भी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाता है, कभी वो हाइड्रोजन के साथ, कभी नाइट्रोजन के साथ, सो ऑन। इसकी एग्जाम्पल हमने देखी है। इसके अलावा हमने नेचुरल रबर का एक फार्मूला देखा जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन, वो मिलकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो लंबी चेन बना देते हैं। लाइक ये देखिए हमारे पास नेचुरल रबर के वो फार्मूला है जिसमें ये देखें C5 5 C है और 8 हमारे पास कार्बन है, ये एक मॉलिक्यूल, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल, फिर ये तीसरा मॉलिक्यूल, तो ये कंबाइन होकर एक लंबी चेन बना देते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में यूजुअली आ रहा होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन, मार्फस एंड पॉलीमेरिक, ठीक है। तो वो अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप के पास पॉलीमराइजेशन किसको बोलते हैं उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन है कि जिसमें हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये ओवरऑल वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू इसमें बन सकते हैं कि नेचुरल रबर का फार्मूला क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर का,
और इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि अमार्फस सॉलिड्स का दूसरा नेम क्या है, ग्लासी सॉलिड्स भी बोलते हैं इसको फ्रोजन लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। मुझे आपको पता है ये सिलेबस चेंज हुआ है, तो जैसे टेक्निक्स पूछी जा सकती हैं, 2 टेक्निक्स के हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को स्टडी करने की। तो आप इसको कंप्लीट ही याद करेंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से है कि वो किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। अब ये देखिए कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक अरेंजमेंट। तो इसमें क्रिस्टलाइन भी आएंगे, अमार्फस भी आएंगे और पॉलीमेरिक भी आएंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज में पूछा गया है। इन टॉपिक्स के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी मैंने आपको बता दी। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।